नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। यूएस नेशनल इग्निशन फैसिलिटी के शोधकर्ताओं ने परमाणु संलयन अभिक्रिया में बड़ी सफलता हासिल करने की पुष्टि की। स्वीकृत सौर ऊर्जा परियोजनाओं में से केवल 1/4 ही शुरू हो सकी हैं। प्रधानमंत्री ने श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। विदेश मामलों से संबंधित संसदीय समिति ने भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति, संभावनाएं एवं सीमाएं पर रिपोर्ट सौंपी। संसदीय समिति ने प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 में बदलाव के लिए सुझाव दिए हैं। आईयूसीएन ने अंडमान स्मूथ हाउंड और हिमालयन फ्रिटेलरी सहित भारत की 29 नई प्रजातियों को लाल सूची में शामिल किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। यूएस नेशनल इग्निशन फैसिलिटी के शोधकर्ताओं ने परमाणु संलयन अभिक्रिया में बड़ी सफलता हासिल करने की पुष्टि की है। शोधकर्ताओं ने शोध के दौरान इग्निशन या ऊर्जा लाभ प्राप्त करने की घोषणा की है। इसका मतलब है कि संलयन अभिक्रिया को शुरू करने के लिए उपयोग की गई लेजर की ऊर्जा की तुलना में अभिक्रिया से ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन हुआ। नाभिकीय संलयन वो प्रक्रिया है जिसमें दो हल्के परमाणु नाभिक आपस में मिलकर एक भारी परमाणु नाभिक का निर्माण करते हैं और इसकी वजह से बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य और अन्य सभी तारे निरंतर इसी माध्यम से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। शोधकर्ताओं ने जड़त्वीय परिरोध संलयन प्रक्रिया यानी इनर्शियल कन्फाइनमेंट फ्यूजन प्रोसेस का उपयोग किया। प्रयोग के दौरान लेजर द्वारा लक्ष्य को 2.05 मेगाजूल ऊर्जा प्रदान की गई थी और 3.15 मेगाजूल संलयन ऊर्जा का उत्पादन हुआ था। इस नई उपलब्धि का काफी महत्व है क्योंकि ये ऊर्जा का नवीन स्रोत होगा जो असीमित कार्बन मुक्त ऊर्जा प्रदान करेगा। साथ ही वर्तमान परमाणु रिएक्टरों की तुलना में परमाणु अपशिष्ट पैदा नहीं करेगा और इसमें आणविक सामग्रियों द्वारा होने वाली परमाणु दुर्घटनाओं या रेडिएशन के प्रसार का भी कोई जोखिम नहीं है। हालांकि इससे व्यावसायिक उपयोग में काफी बाधाएं हैं क्योंकि ऊर्जा गणना में पहले चरण में लेजर्स को शक्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक 300 मेगावाट जूल ऊर्जा को शामिल नहीं किया गया है। साथ ही प्रयुक्त लक्ष्यों की लागत काफी ज्यादा थी। इसके अलावा व्यावसायिक उपयोग के लिए ऐसी अभिक्रियाओं के लिए ज्यादा आवृत्ति की जरूरत होगी। आपको बता दें कि ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में बाहर निकालना भी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि इसका तापमान बहुत ज्यादा होता है और इसीलिए संलयन से संबंधित अन्य पहलें भी हैं, जैसे कि इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर फ्रांस में निर्माणाधीन है। भारत में ITER इंडिया इसी तरह की पहल है। इसके अलावा जड़त्वीय परिरोध संलयन की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका की कैलिफोर्निया स्थित नेशनल इग्निशन फैसिलिटी ने संलयन अभिक्रिया को प्रज्वलित करने के लिए लेजर का उपयोग किया है। इसमें सोने का एक कोटर जिसके दोनों सिरों पर छिद्र होते हैं जिसे होल ड्रम कहा जाता है। होल ड्रम के केंद्र में एक ईंधन कैप्सूल होता है और कैप्सूल के भीतर ड्यूटेरियम ट्रिटियम ईंधन की एक परत होती है। अब ये कैसे कार्य करता है उस पर बात करते हैं। लेजर बीम्स होरंग में दागे जाते हैं और ये 192 बार दागे जाते हैं। इससे होरंग गर्म हो जाता है और एक सुपर हॉट प्लाज्मा का निर्माण होता है। ये प्लाज्मा इलेक्ट्रॉन मुक्त गैस होती है। होल ड्रम पर लेजरों के प्रभाव से एक्स किरणें कैप्सूल की सतह से दूर हो जाती हैं। अभिक्रिया में ईंधन की परत में विस्फोट होता है। इससे संलयन होने की स्थिति पैदा होती है। यदि ऊष्मा ईंधन के माध्यम से काफी तेजी से फैलती है तो उत्पन्न ऊर्जा संलयन अभिक्रिया शुरू करने के लिए लगने वाली ऊर्जा से अधिक हो सकती है। इसे इग्निशन के रूप में जाना जाता है। अगला टॉपिक है सौर ऊर्जा परियोजना से संबंधित। स्वीकृत सौर ऊर्जा परियोजनाओं में से केवल 1/4 ही शुरू हो सकी हैं। सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए योजना के तहत नवंबर 2022 के अंत तक 39,285 मेगावाट क्षमता के कुल 57 सौर पार्क स्वीकृत किए गए थे। हालांकि इन पार्कों में केवल 10,027 मेगावाट की ही सौर विद्युत परियोजनाएं चालू की जा सकी हैं। लेकिन इसकी मुख्य चिंता ये है कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि के अधिग्रहण में बाधाएं आ रही हैं, जिनके स्वामित्व को लेकर कोई विवाद नहीं है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के विद्युत तारों से टकराने की समस्या के कारण राजस्थान में कंपनियों को भूमिगत केबल बिछाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा कोविड-19 की वजह से आर्थिक गतिविधियों में रुकावट पैदा हुई। परियोजना को स्थापित करने और उत्पादित बिजली को ग्रिड तक पहुंचाने के लिए आवश्यक अवसंरचना निर्माण में लगने वाले समय में
व्यापक अंतराल मौजूद है। भारत ने वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसमें से 100 गीगावाट सौर ऊर्जा से प्राप्त करनी है। अक्टूबर 2022 तक 61 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित की जा चुकी थी। इसके अलावा सौर ऊर्जा से जुड़ी अन्य पहलें हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड अभियान की घोषणा की गई। उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम पर उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी पीएम कुसुम योजना की शुरुआत की गई है। सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास की योजना शुरू की गई है। ये योजना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने दिसंबर 2014 में शुरू की थी। इसका उद्देश्य सौर परियोजनाओं के विकासकर्ताओं में प्लग एंड प्ले मॉडल में परियोजनाएं स्थापित करने की सुविधा प्रदान करना है। ये योजना बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन के लिए ग्रिड से जुड़ी सौर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना को सुगम और तेज करती है। ये सौर पार्क सभी वैधानिक मंजूरियों के साथ उपयुक्त विकसित भूमि, पारेषण प्रणाली और जल तक पहुंच, सड़क संपर्क तथा संचार नेटवर्क आदि उपलब्ध कराते हैं। विदेश मामलों से संबंधित संसदीय समिति ने भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति संभावनाएं एवं सीमाएं पर रिपोर्ट सौंपी है। संसदीय समिति की रिपोर्ट ने इस बात पर बल दिया है कि किसी देश और उसके राष्ट्रीय हितों के बारे में सकारात्मक धारणाओं को बढ़ाने में सॉफ्ट पावर क्षमताओं की बड़ी प्रासंगिकता है। सॉफ्ट पावर के तहत प्रोत्साहन और प्रलोभन का उपयोग किया जाता है। इससे प्रतिस्पर्धा या संघर्ष के बिना दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। भारत में सॉफ्ट पावर संसाधनों की एक व्यापक श्रृंखला मौजूद है। इनमें शामिल है भारतीय कला, साहित्य, व्यंजन, योग और पारंपरिक चिकित्सा, भारतीय सिनेमा और खेल, भारत का लोकतंत्र और इसका संविधान आदि। समिति ने इस संदर्भ में कई सुझाव भी दिए हैं। रिपोर्ट में सरकार से भारत की सॉफ्ट पावर के उपयोगों पर एक नीतिगत दस्तावेज तैयार करने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत सॉफ्ट पावर के अपने व्यापक साधनों की वजह से कई अन्य देशों की तुलना में निश्चित रूप से लाभ की स्थिति में है। हालांकि हमारी सॉफ्ट पावर के उपयोग पर कोई स्पष्ट नीति नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक सॉफ्ट पावर उपयोग की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद सर्वोत्तम प्रथाओं का औपचारिक अध्ययन प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए और विदेशों में पर्यटन कार्यालयों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए। साथ ही प्रचार गतिविधियों के लिए अलग अलग देशों के लिए अलग अलग नीतियां अपनानी चाहिए। भारतीय चिकित्सा संहिता को अपनाकर आयुर्वेद को चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता दिलाने के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए। भारतीय डायस्पोरा के साथ सक्रिय संवाद करने के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए। लेकिन इसके सामने चुनौती यह है कि समय पर पर्याप्त बजट आवंटित नहीं हो पाता। इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए कुशल और समर्पित कार्यबल की कमी है और कई संस्थानों के बीच समन्वय का अभाव है और इनकी भूमिकाएं परस्पर टकराती हैं। अगली खबर भी विधायिका से संबंधित है। संसदीय समिति ने प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 में बदलाव के लिए सुझाव दिए हैं। प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 के माध्यम से प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित संशोधन के तहत प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों और प्रभुत्ववादी स्थिति के दुरुपयोग की जांच के शीघ्र समाधान के लिए एक समझौता और प्रतिबद्धता फ्रेमवर्क का निर्माण किया जाएगा। लेन देन के मूल्य के आधार पर विलय और अधिग्रहण को विनियमित किया जाएगा। उद्यमों या समान व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के साथ साथ जब अलग अलग व्यवसायों में शामिल लोगों को भी प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों के दायरे में लाया जाएगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के लिए किसी मामले पर प्रथम दृष्टया राय बनाने के लिए समय सीमा को 30 दिन से कम करके 20 दिन कर दिया गया है। विलय और अधिग्रहण की मंजूरी की समग्र समय सीमा को 210 दिनों से घटाकर 150 दिन करने का प्रस्ताव किया गया है। समिति द्वारा कुछ बदलाव भी प्रस्तावित किए गए हैं, जैसे कि समिति की राय है कि उत्पादक संघों यानी कार्टेल्स को भी समाधान के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए। कार्टेल्स उत्पादों या कंपनियों का संघ होता है। इसका मुख्य उद्देश्य परस्पर प्रतिस्पर्धा न करके कीमतें निश्चित करके लाभ बढ़ाना होता है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने पहले ही स्पष्ट किया था कि ये मनमानी को कम करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निपटान और प्रतिबद्धता तंत्र के लिए विस्तृत नियम जारी करेगा। सौदे के मूल्य की गणना करने की विधि का उल्लेख किया जाना चाहिए। सीसीआई के लिए समय सीमा को कम करना बोझिल हो सकता है क्योंकि ये पहले से ही कर्मचारियों की कमी का सामना कर रहा है। आयोग में कम से कम एक न्यायिक सदस्य होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 उद्यमों या व्यक्तियों द्वारा प्रतिस्पर्धा रोधी समझौते करने
और प्रभुत्ववादी स्थिति के दुरुपयोग पर रोक लगाता है और संयोजनों को विनियमित करता है। प्रतिस्पर्धा रोधी समझौतों से भारत में प्रतिस्पर्धा पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या फिर प्रभावित होने की संभावना बन जाती है। ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है। प्रधानमंत्री ने श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री अरबिंदो का जन्म कोलकाता में हुआ था। श्री अरबिंदो एक स्वतंत्रता सेनानी, दार्शनिक और योगी थे। वे लंदन में भारत की स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे एक गुप्त समाज लोटस एंड डैगर में शामिल हो गए थे। श्री अरबिंदो बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय की राज्यसेवा में शामिल हुए थे। बंगाल के विभाजन के बाद वे वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। श्री अरबिंदो घोष वर्ष 1910 तक राजनीति में सक्रिय रहे थे। आध्यात्मिक जागृति की वजह से उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों को बंद कर दिया था और अपना शेष जीवन पुडुचेरी में बिताया था। श्री अरबिंदो ने बंबई के एक दैनिक समाचार पत्र इंदु प्रकाश में न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक एक लेख लिखा था। इस लेख में उन्होंने कांग्रेस की नरमपंथी राजनीति की कटु आलोचना की थी। उन्होंने वंदे मातरम अंग्रेजी दैनिक, कर्मयोगिन अंग्रेजी समाचार पत्र और बंगाली साप्ताहिक धर्म नामक समाचार पत्रों की शुरुआत की थी। श्री अरबिंदो कांग्रेस के सूरत विभाजन के दौरान बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाले समूह में शामिल हुए थे। वर्ष 1908 में उन्हें अलीपुर बम कांड के मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में बरी कर दिया गया था। इसके अलावा अन्य योगदानों की बात करें तो उन्होंने वर्ष 1926 में मीरा अल्फासा के सहयोग से श्री अरबिंदो आश्रम की स्थापना की थी। उन्होंने एसेज ऑन द गीता, द लाइफ डिवाइन आदि आध्यात्मिक पुस्तकें लिखी थी। अगली खबर जैव विविधता से जुड़ी हुई है। ये पेपर 3 का टॉपिक है। IUCN ने अंडमान स्मूथ हाउंड और हिमालयन फ्रिटिलरी सहित भारत की 29 नई प्रजातियों को लाल सूची में शामिल किया। हाल ही में कनाडा में COP15 जैव विविधता सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने संकटग्रस्त प्रजातियों की अपनी नवीन लाल सूची जारी की। IUCN द्वारा जारी लाल सूची दुनिया भर में जैव विविधता की बेहतरी की स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। ये प्रजातियों की वैश्विक विलुप्ति के खतरे की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करती है। साथ ही ये उनके संरक्षण के लक्ष्यों को परिभाषित करने और जागरूकता फैलाने में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन भी है। इसमें नॉन इवैल्यूएटेड से लेकर एक्सटिंक्ट तक कुल 9 श्रेणियां हैं। इसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड और वल्नरेबल प्रजातियों को विलुप्ति के खतरे का सामना करने वाली प्रजातियां माना जाता है। इसमें कुछ नई संकटग्रस्त प्रजातियों का विवरण भी शामिल है, जैसे कि व्हाइट चीक डांसिंग फ्रॉग। ये लाल सूची श्रेणी में एंडेंजर्ड स्थिति में रखा गया है। ये कर्नाटक के पश्चिमी घाट में केवल 167 वर्ग किलोमीटर के एक छोटे से क्षेत्र में पाया जाता है। पश्चिमी घाट क्षेत्र एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। पर्यावास के नष्ट होने, प्रदूषण, तापमान में परिवर्तन, रोगों, कीटनाशकों और आक्रामक प्रजातियों से इस प्रजाति को खतरा है। दूसरी प्रजाति है अंडमान स्मूथ हाउंड शार्क की। इसे वल्नरेबल की श्रेणी में रखा गया है। ये शार्क म्यांमार, थाईलैंड और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तट के पास पूर्वी हिंद महासागर में अंडमान सागर में पाई जाती है। अत्यधिक मत्स्यन की वजह से इसकी संख्या कम होती जा रही है। इसे ट्रोल, लॉन्ग लाइन और गिलनेट जैसे मत्स्यन उपकरणों से बहुत ज्यादा खतरा है। तीसरी प्रजाति है येलो हिमालयन फ्रिटिलरी की। इसे भी वल्नरेबल की सूची में शामिल किया गया है। ये पादप ज्यादातर भूटान, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान के हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। ये प्रजाति असंगठित दोहन, खनन गतिविधियों की अधिकता, कंदों की गैर संधारणीय और समय से पहले प्राप्ति और अवैध बाजारों में बिक्री के कारण खतरे का सामना कर रही है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। नागरिकता अधिनियम की धारा 6A। उच्चतम न्यायालय में कई याचिकाओं के माध्यम से नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की वैधता को चुनौती दी गई। इस धारा को असम समझौते के अंतर्गत उल्लिखित व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित मुद्दे से निपटने के लिए विशेष प्रावधानों के रूप में शामिल किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने धारा 6A की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के निर्णय के लिए इस मामले में शामिल पक्षकारों को मामले से जुड़े मुद्दों की पहचान करने के लिए कहा है। अधिनियम की धारा 6A के मुताबिक 1 जनवरी 1966 से पहले असम में प्रवेश करने वाले विदेशी लोगों के भारतीय नागरिकों के समान ही अधिकार और दायित्व होंगे।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में महिलाएं। गृह मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि सीएपीएफ के कुल कार्मिकों में केवल 3.68% महिला कार्मिक हैं। वर्ष 2016 में सरकार ने सीआरपीएफ और सीआईएसएफ में कांस्टेबल स्तर पर 33% पद और सीमा सुरक्षा बलों में कांस्टेबल स्तर पर 14 से 15% पद महिला कार्मिकों के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया था। इसके तहत जो मुख्य सिफारिशें की गई हैं उसमें विशेष रूप से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में त्वरित और चरणबद्ध तरीके से महिलाओं की भर्ती की जा सकती है। विशेष रूप से सीआईएसएफ और सीआरपीएफ में महिला कार्मिकों को उनके गृहनगर के समीप पोस्टिंग दी जानी चाहिए। ये कदम उनके लिए एक प्रोत्साहन के रूप में काम करेगा। दूसरा है कार्बन सीमा समायोजन तंत्र। यूरोपीय संघ द्वारा हस्ताक्षरित ये विश्व का पहला कार्बन बॉर्डर टैरिफ है। सीबीएएम के अंतर्गत प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर शुल्क आरोपित किया जाएगा। इन वस्तुओं में लोहा, स्टील, सीमेंट, उर्वरक, एल्यूमीनियम और विद्युत आदि शामिल हैं। इस तंत्र के तहत यूरोपीय संघ के घरेलू उद्योगों और विदेशी कंपनियों ने अपने CO2 उत्सर्जन को कवर या संतुलित करने के लिए प्रमाण पत्र खरीदने की आवश्यकता होगी। यूरोपीय संघ के बाहर की कंपनियों को EU के कार्बन बाजार से परमिट प्राप्त करने की जरूरत होती है। अगला टॉपिक है सर्वावैक। भारत वर्ष 2023 में 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के लिए सर्वावैक नामक अपनी क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन लॉन्च करेगा। सर्वावैक को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने विकसित किया है। ये वैक्सीन HPV के 4 प्रकारों HPV 16, 18, 6 और 11 से सुरक्षा प्रदान करती है। HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक वायरल संक्रमण है। ये स्वस्थ व्यक्ति की त्वचा के संक्रमित व्यक्ति की त्वचा के संपर्क में आने से फैलता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के 100 से ज्यादा प्रकार हैं। इनमें से 40 से ज्यादा यौन संचारित संक्रमण हैं। इनके कारण जननांग में मस्से और सर्वाइकल कैंसर जैसी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। वर्ष 2016 में सिक्किम सरकार ने एक अभियान के तहत लगभग 97% लड़कियों को HPV से सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनका टीकाकरण किया था। साथ ही सिक्किम सरकार ने इसे अपने नियमित टीकाकरण अभियान में भी शामिल किया था। अगला टॉपिक है कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली यानी कृषि DSS। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय एक निर्णय समर्थन प्रणाली कृषि DSS विकसित कर रहा है। इस प्रणाली को अंतरिक्ष विभाग के रडार इमेजिंग सैटेलाइट और विजुअलाइजेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा एंड आर्काइवल सिस्टम का उपयोग करके विकसित किया जाएगा। रिसत-1 सुदूर संवेदन उपग्रह की एक नई श्रेणी है। ये कृषि, जैव संसाधन, पर्यावरण, जल संसाधन और आपदा प्रबंधन के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित करने में उपयोगी है। वेदास यानी विजुअलाइजेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा एंड आर्काइवल सिस्टम मुख्य रूप से भारतीय अंतरिक्ष आधारित संवेदनों का उपयोग करके भूमि से प्राप्त जानकारी के उपयोग के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली कृषि क्षेत्र में भूस्थानिक तकनीकों और संबंधित डेटाबेस का इस्तेमाल सभी हितधारकों की साक्ष्य आधारित निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि करेगा। जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र। सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर संसद की स्थायी समिति ने रेखांकित किया है कि निर्दिष्ट जिलों में अभी तक केवल 56 से 60 DDRC ही सक्रिय हैं। हालांकि निर्धारित लक्ष्य के तहत 259 DDRC को कार्यात्मक बनाया जाना था। DDRC पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कई तरह की सेवाओं की आपूर्ति को सुगम बनाना है। DDRC में पुनर्वास पेशेवरों का एक समूह होता है। ये पेशेवर दिव्यांग व्यक्तियों की पहचान, जागरूकता सृजन, शीघ्र पहचान और उपाय, प्रोविजन या फिटमेंट आदि जैसी सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय DDRC योजना को वर्ष 1999-2000 से लागू कर रहा है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP हाल ही में नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी विशेष समिति की 20वीं बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में समिति ने ILR की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के एक हिस्से के रूप में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के साथ पार्वती काली सिंध चंबल संपर्क नहर परियोजना का एकीकरण करने पर विचार करने वाले प्रस्ताव को अपनी मंजूरी प्रदान की। नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी विशेष समिति का गठन सितंबर 2014 में नदियों को जोड़ो कार्यक्रम को आपसी परामर्श के जरिए लागू करने के लिए किया गया था।
ERCP के अंतर्गत चंबल बेसिन के भीतर जल के अंतर बेसिन स्थानांतरण की परिकल्पना की गई है। ERCP वाटर चैनलों का एक नेटवर्क तैयार करेगा जो राजस्थान के 23.67% क्षेत्र और राज्य की 41.13% आबादी को जल की आपूर्ति करेगा। अगला टॉपिक है टिकुली चित्रकला। टिकुली चित्रकला एक तरह की हस्त चित्रकला है। इसकी उत्पत्ति पटना बिहार में हुई थी। स्थानीय रूप से टिकुली का मतलब बिंदी होता है। ऐसा माना जाता है कि ये लगभग 800 वर्ष पुरानी कला है। टिकुली चित्रकला में एक हार्डबोर्ड का उपयोग किया जाता है और इसे अलग अलग आकृतियों जैसे गोलाकार और चौकोर में काटा जाता है। पहले इसके लिए कांच का प्रयोग किया जाता था। इसे विशेष रूप से मुगलों या अन्य शासकों से राजकीय संरक्षण प्राप्त था। इसमें अलंकरण के लिए इनेमल पेंट के साथ सोने की पतली परत और आभूषणों का उपयोग भी शामिल है। इस कला के चित्रों में मधुबनी रूपांकनों का भी इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान में ये कला महिला सशक्तिकरण की प्रतीक बन चुकी है क्योंकि इसमें ज्यादातर महिला चित्रकार शामिल हैं। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। बिनोय या विनय बसु। इनका जन्म मुंशीगंज जिले के रोहित भोग गांव में हुआ था जो कि अब बांग्लादेश में स्थित है। वे क्रांतिकारी युगांतर पार्टी से जुड़े एक गुप्त संगठन मुक्ति संघ के सदस्य थे। बिनोय बसु ने दिनेश गुप्ता और बादल गुप्ता के साथ 8 दिसंबर 1930 को राइटर्स बिल्डिंग में प्रवेश किया था और कोलकाता जेल के पुलिस महानिरीक्षक कर्नल NS सिम्पसन पर गोलियां चला दी थी। वे कुख्यात ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करने वाले संगठन बंगाल वॉलंटियर्स का हिस्सा थे। बंगाल वॉलंटियर्स का गठन वर्ष 1928 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इनमें देशभक्ति और एक बड़े उद्देश्य के लिए बलिदान, कर्तव्यपरायणता और धार्मिकता के मूल्य थे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि 10 दिसंबर 2022 के न्यूज टुडे के अंक में IEA की रिपोर्ट का गलत नाम अक्षय ऊर्जा रिपोर्ट 2022 उल्लेख किया गया था, जिसका सही नाम रिन्यूएबल्स 2022 रिपोर्ट है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।